नाज़रीन आदाब, वरदान के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम की वसातत से आप तक मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं इनफर्टिलिटी की वजूहात के हवाले से। यानी यम जन ज़ बर्स छ, अगर दोन बर्सन कुन ये मसले दरपेश यवान छु कि बच्चे छुन बनान, तथ कम वजूहात हेकन ٲसित, तथ कम कारण हेकन ٲसित, तो वरदान कम किस्मच कोशिश करान, वरदान कम किस्म सहूलत फराहम थावान, चाहे इस ये कत करो श्रीनगर चाहे बाकी जायन हज कत करो, तो उस हवाले से हम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। चूँकि पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि मेल इनफर्टिलिटी क्या है, तो इतने ऐसे वोन यह वुचन कि अक्सर बेशतर मर्द हजरातन मज तक प्रॉब्लम ٲसितन कि मतलब इनफर्टिलिटी है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओवरऑल अब अगर हमें लगा कि आया प्रॉब्लम कहाँ पर है, अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है वरदान के पास, तो इस हवाले से अभी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हम स्वागत करना चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम में डॉक्टर हरीश कुमार साहब का। आपका वेलकम है सर। थैंक यू फयाज जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, चूँकि हमने पिछले प्रोग्राम में बात की, आपने बिल्कुल हमें इंफॉर्मेशन दे दी कि कौन से ऐसे रीज़न्स हैं, वजूहात हैं मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से। चूँकि आपको 22 साल का तजुर्बा है आपको और बहुत सारे सेंटर्स आपके चल रहे हैं। यहाँ पे मगरमल बाग श्रीनगर में 2020 से आपका सेंटर चल रहा है। अभी आज तक आपने हमें समझाया कि कौन से कारण होते हैं, कौन सी वजूहात होती हैं इनफर्टिलिटी के। अब मान लेते हैं आपके पास एक कपल आ गया, अभी आपने इस कपल को आपने इवेलुएट किया, आप अब किस तरह से अब इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कैसे इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, इससे आगाज़ कीजिए। देखिए फयाज जी, जब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, तो इनफर्टिलिटी में फीमेल फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण एक कपल को प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती, एक औरत को प्रेगनेंसी नहीं होती औरत के कारण जी। कुछ ऐसे कपल्स हैं जिसमें आदमी में नुक्स होने के कारण एक औरत को बच्चा नहीं रुक पाता है। कई बार हमने ये देखा है कि मेल में भी नुक्स है, फीमेल में भी नुक्स है, और उन दोनों की प्रॉब्लम के कारण, उन दोनों के नुक्स के कारण एक लेडी को प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती। सो सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि लेडी में किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेडी में उन प्रॉब्लम्स का क्या मेडिसिन से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सो सबसे पहले लेडी में हार्मोन्स का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, उसकी बच्चेदानी का नॉर्मल होना ज़रूरी है। बच्चेदानी में किसी तरीके की कोई फाइब्रॉयड, कोई पॉलिप, कोई इन्फेक्शन, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या उसकी ट्यूब्स खुली हैं, ठीक तरीके से काम कर रही हैं, क्या वो नॉर्मल ट्यूब्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। और उसके बाद उसको क्या टाइम पे एक अंडा बनता है या 2 अंडे बनते हैं, और वो एग जो है बन के टाइम पे रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में एक जानकारी जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें मिल जाती है। और उसी में देखा जाता है कि अगर एक औरत में नुक्स नहीं है तो फिर मेल के ऊपर देखा जाता है कि हमारा जो शक है, जो ध्यान है, वो मेल की तरफ, आदमी की तरफ जाता है। और फिर उसके स्पर्म काउंट को देखने के बाद ये डिसाइड होता है कि क्या उनको नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। कुछ खास प्रकार की दवाइयाँ जिसको हम फर्टिलिटी एनहांसिंग ड्रग्स बोलते हैं, उन दवाइयों को देने से अगर उनको प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से हो सकती है तो डेफिनेटली उनको नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी अचीव करने में हम उनको गाइडेंस देते हैं। सपोज़ किसी लेडी में हार्मोन ठीक नहीं है तो हार्मोन को ठीक करने की मेडिसिन दी जा सकती हैं। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ठीक करने की दवाई दी जा सकती है। ट्यूब्स ठीक नहीं है तो ट्यूब्स को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में बात की जा सकती है। अगर बच्चेदानी में फाइब्रॉयड है या कोई पॉलिप है जी, तो क्या उसको निकालने की ज़रूरत है प्रेगनेंसी अचीव करने से पहले, उसके बारे में एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे निकाला जाएगा, उसको लैप्रोस्कोपी करेंगे या उसको ओपन सर्जरी करानी पड़ेगी या करनी पड़ सकती है, इसके बारे में उनको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। उनका उस तरीके से एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे हमें ये पता लग सके कि इस प्रॉब्लम को अगर हम नेचुरली
सॉल्व नहीं कर सकते, मेडिसिन से इसका इलाज नहीं कर सकते, तो उनको किस किस तरीके का ट्रीटमेंट प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए या उनको कैसे कैसे प्रोसीजर्स के बारे में समझाया जा सकता है। सो सपोज एक लेडी में हार्मोन ठीक है, ट्यूब्स ठीक हैं, यूट्रस ठीक है, एग टाइम पे बन रहा है, हस्बैंड के स्पर्म ठीक है, बट फिर भी उनको प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही, तो पहला इलाज जो है दैट इज़ IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म, जिसमें कि हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं। उन स्पर्म्स को किस अच्छे तरीके से एक पर्टिकुलर मेडिसिन के साथ वॉश किया जाता है, उनमें से वही स्पर्म निकाले जाते हैं जिन स्पर्म से बच्चा रुकने के चांसेस हो सकते हैं। उन स्पर्म्स को वॉश करके उस दिन औरत के यूट्रस में रखते हैं जिस दिन उसका एग फूट चुका हो, एग रिलीज हो चुका हो। और इस टेक्निक से प्रेगनेंसी होने के जो चांसेस हैं, अगर हम 100 कपल्स में IUI कर रहे हैं जिनमें औरत में सब कुछ ठीक है, स्पर्म काउंट भी ठीक है, नॉर्मल स्पर्म भी हैं और उनको नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो पाई, IUI से ये प्रेगनेंसी अचीव करने का एक सबसे सिंपल और फास्ट तरीका है। प्रेगनेंसी रेट जो है वो 15 to 20% पर साइकिल है। दैट मीन्स कि अगर हम लोगों ने 100 ऐसी लेडीज़ में स्पर्म इंजेक्ट किए IUI की, तो उनमें से सिर्फ 15 से 20 लेडीज़ ही हैं जिनको उस पर्टिकुलर मंथ में प्रेगनेंसी अचीव होगी। 80 to 85% लेडीज़ में प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें IUI फेल हो गई। IUI का एक अपना इफेक्ट है और अपना एक फेलियर है। सो ऐसी लेडीज जिनमें IUI टेक्निक से प्रेगनेंसी अचीव करने की हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग 3 से 6 महीने, वर्ल्ड में भी दुनिया में भी कहीं पे भी आप किसी भी इनफर्टिलिटी सेंटर में जाएंगे तो 3 से 6 महीने मैक्सिमम एक लेडी को IUI से प्रेगनेंसी अचीव कराने में कोशिश करनी चाहिए। अगर 3 से 6 IUI साइकिल्स के बाद भी एक लेडी को प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती, तो फिर उनमें जो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज IVF, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। जी नाज़रीन, इस कते बूजू डॉक्टर वरी सबन कर वजाहत वुनुक तान करब अस थोड़ा सा बे अथ पेठन कथ कि इतके यमो वुन कि यम साथ हसा अस निशन पेशेंट यवान छु अस पेशेंट पूर पुठन गोड इवैल्युएट करन, यानी आया अगर प्रॉब्लम छु प्रॉब्लम कतन छस, ये प्रॉब्लम अगर अमिस यजन ये लेडी छस अमिस मज मा छु प्रॉब्लम, अमिस युस जन ये ट्यूब्स यमन मा कह प्रॉब्लम तथ इलाज कर, अमिस मा हार्मोनन हज कह प्रॉब्लम तथ दवा दिन, अगर वन मर्द मर्दस मा कह प्रॉब्लम तथ इलाज कर, अगर वन यम सारी चीज़ ठीक यानी मर्दस तह कह प्रॉब्लम फीमेल तह कह प्रॉब्लम, तेल गोडनेथ सजेस्ट करान IUI। यिथ कन यमो वोन कि IUI मज क्या करान, यमो कर बिल्कुल तथ वजाहत। तो IUI तम खतर 6 रेतन हुंद वक्त दिवान। वन अगर पत IUI करित पत तिमन यानी यह वुचन कि मतलब इस जन खातून अमिस प्रॉपर टाइम ये वुचन कि अमिस कुस टाइम जब इसके अंडे बनते हैं वो देखा जाता है। उस वक्त इन मियाँ बीवी को कहा जाता है कि वो फिर उस वक्त नज़दीकियाँ बनाए, मेल का भी वहाँ से ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर उसमें जो सक्सेसिव रेट इन्होंने कही कि वो उनकी स्वासा 30% तान सा फेलियर तक। तो इसके बाद अब ये अगर अब किसी भी तरीके से IUI अब सक्सेस नहीं होता है, फिर IVF की बात करते हैं। तो ये IVF क्या गो, IVF मुतलिक कम कम ट्रीटमेंट ऑप्शन, कम कम गाइडलाइन, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर वली साहब, अब आप ये बताइए कि अब आपकी गाइडलाइंस अब IVF के हवाले से क्या है, किस तरह होता है? देखिए फैयाज जी, सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे IUI की, तो किसी भी लेडी में 3 से 6 साइकिल्स, 3 से 6 महीने अगर IUI हो चुकी है या कर चुके हैं तो उनको प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती, तो उनके पास सेकंड ऑप्शन जो है वो IVF रह जाता है। जी। IVF की जब हम बात करते हैं तो IVF करने के कौन कौन से रीजंस हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी। सबसे पहले एक लेडी जिसके हार्मोन्स नॉर्मल हैं, उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एग भी प्रॉपर बन रहे हैं, उसके अंदर किसी तरीके की इन्फेक्शन नहीं है, हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी ठीक है,
फिर भी IUI करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उनको IVF पे चले जाना चाहिए। इसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कि कोई रीज़न भी नहीं मिल रहा और बेऔलाद बनती है। जी दैट इज़ फर्स्ट बेसिकली इंडिकेशन जिसमें हम कहते हैं IVF बिकॉज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। जी फिर आता है कि IVF कहाँ पे किया जाना चाहिए। सेकेंड इज कि लेडी की ट्यूब्स काम नहीं कर रही और बंद हैं, IVF उनमें होना चाहिए। लेडी में एक बीमारी जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं जी उसमें IVF एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जिसको हम सोजिश भी कह सकते हैं, इन्फ्लामेशन भी कह सकते हैं, इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, उनमें भी IVF जो है एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिससे प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। एग की क्वालिटी ठीक नहीं है, उनमें भी IVF किया जाना चाहिए बेसिकली बिकॉज उनको कुछ खास प्रकार के बेटर इंजेक्शंस देके उनके एग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि उनके एग्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें जी और उनको प्रेगनेंसी अचीव हो सके IVF से। उसके बाद जिन मेल्स में स्पर्म कम है, जो एग के साथ नहीं नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी अचीव कर पा रहे, उनको भी IVF प्रोसीजर में चले जाना चाहिए या उनके ऊपर भी IVF जो है वो बहुत कामयाब टेक्निक है। एक स्पर्म लेके एक एग के साथ मिला के उनको फर्टिलाइज करके उसका एम्ब्रियो बना के वो जब यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे भी प्रेगनेंसी होती है। और ये IVF एक ऐसा तरीका है जिसमें बहुत क्लियर है कि जो बच्चा है वो मेल के स्पर्म का बना है, बेशक हम उसको IVF से अचीव कर रहे हैं या ICSI प्रोसीजर से अचीव कर रहे हैं। जी सो जहाँ पे आदमी में कमी है, स्पर्म कम है, एबनॉर्मल स्पर्म है, स्पर्म में मूवमेंट नहीं है, उनका चलने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है, IVF एक बहुत अच्छी टेक्निक है, उनको उससे प्रेगनेंसी अचीव होने में कामयाबी भी मिलती है। और जिनकी एज, जैसे कई बार पेशेंट बहुत बहुत सालों तक दवाइयाँ खा चुके हैं, शादी को 15-20 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गए और वो प्रेगनेंसी अब अचीव नहीं हो पा रही है, तो उनमें भी IVF जो है वो एक बहुत सेफ और बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिसमें कि हम IVF में प्रेगनेंसी अचीव करने में उनकी मदद कर सकते हैं। सो एज फैक्टर वाइज अगर देखा जाए तो IVF एक बहुत बड़ी कामयाब टेक्निक है उन पेशेंट्स में। मेल्स में प्रॉब्लम है उसमें भी IVF एक बहुत बड़ी कामयाब टेक्निक है। फीमेल्स में ट्यूबें बंद हैं, बच्चेदानी में रसौली है, इन्फेक्शन है, हार्मोन्स ठीक नहीं है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अंडे की बनने का जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं है, ये सारा कुछ जो है एक कपल को IVF की तरफ लेके जाता है। सो किन रीजंस के कारण उस कपल में IVF किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद, उनके सारे टेस्ट करने के बाद, उनको इवैल्यूएट करने के बाद ये फैसला लिया जाता है। और कितना टाइम लगेगा IVF पे, सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कपल के लिए, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि IVF थोड़ा सा महंगा प्रोसीजर है जी। और उस कॉस्ट को जानने के बाद अगर कपल ये फैसला करता है तो डेफिनेटली वरदान IVF से उनकी हेल्प करता है ताकि उनको प्रेगनेंसी अचीव होए, उनको एक तंदुरुस्त हेल्दी बच्चा मिल सके। तो डॉक्टर साहब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि आपने IUI को बिल्कुल समझाया और फिर IVF जो है वो किन हालात में किया जाता है, ये बताइए कि अब आपके पास पेशेंट आ गया, आपने उसको एवेलुएट किया, आपने अभी IUI के बाद ये डिसाइड किया कि आइए इस पेशेंट को अब IVF करने की ज़रूरत है। आपके पास किस तरह की गाइडलाइंस हैं उन पेशेंट्स के हवाले से जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं? क्या आपको कहीं पे किसी चैलेंज का सामना तो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त से गुजरता है ये पेशेंट और इसको भी फिर एक्सपेक्टेशंस होती है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए फैज़, ये एक बहुत अहम सवाल बेसिकली, क्योंकि जब एक कपल हर प्रोसीजर से फेल हो जाता है, बेशक उसने एग बनने की दवाई ली हो, बेशक उसने लैप्रोस्कोपी कराई हो, बेशक उसकी IUI फेल हो चुकी हो, और पेशेंट IVF प्रोसीजर के ऊपर जब आता है तो पेशेंट को सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि वो जिस प्रोसीजर को करने जा रहा है उससे उसको कामयाबी मिलने के चांसेस बेटर हैं।
नंबर 2, आईवीएफ उन पेशेंट्स में जब हम करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आईवीएफ से वरदान का जो प्रेगनेंसी रेट है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% है। वेरी गुड। कश्मीर में जितने पेशेंट्स वरदान से आईवीएफ करा के आज तक जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट जो हैं उनके घर में या तो औलाद आ चुकी है या उनके प्रेगनेंसी जो है वो चल रही है। खिता कलामी में आप उस पेशेंट के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए, जिसमें हमने पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी, जो नौहटा का पेशेंट था जिसका ट्विन था, फिर उनका वो बच्चे जो थे उधर ही थे, अमृतसर जालंधर में ही थे, तो फिर उसके बाद वो क्या वो यहाँ श्रीनगर आ गए वापस, तो किस तरह का? श्रीनगर आ गए और दोनों बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और नॉर्मल हैं, बच्चे ट्विंस हैं। सो ऐसे 70 to 80% कपल्स हैं जो वरदान में प्रेगनेंसी अचीव करने के बाद जिनको सक्सेस मिलता है। कुछ पेशेंट्स हैं जो फेल भी होते हैं, बट मैंने ये देखा है कि कश्मीर में जो पेशेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि आईवीएफ का प्रोसीजर अगर मेरे साथ ये हुआ है तो दूसरे के साथ भी यही हो रहा होगा। आईवीएफ को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं आईवीएफ करने के लिए। यूट्रस लेडी का डिफरेंट है, हार्मोन लेडी के डिफरेंट हैं, हर लेडी हस्बैंड के स्पर्म में डिफरेंस है। आईवीएफ का ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने इस पेशेंट को आईवीएफ किया तो इसको प्रेगनेंसी अचीव हुई, और मैंने उस पेशेंट को आईवीएफ किया तो उसको भी आईवीएफ में प्रेगनेंसी अचीव होनी जरूरी है। आईवीएफ में 70 to 80% लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं प्रेगनेंसी अचीव करने में एक मई साइकिल में जी। 20 से 30% कपल्स ऐसे हैं, लेडीज ऐसे हैं जिनमें प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती जी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनको दोबारा आईवीएफ नहीं किया जा सकता। बट जो आपस में सलाह मशवरा है, जो आपस में ग्रुप बैठ जाते हैं, मेरे साथ ऐसे हुआ, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा कर दिया, तेरे को ऐसा क्यों नहीं कर दिया। सो वो जो सेल्फ कंसल्टेशन है, जो सेल्फ मशवरा है, खुद ही असेसमेंट नहीं करनी है, खुद ही असेसमेंट एक दूसरे की करनी है कि मुझे ये चीज़ मना की है, तू भी मत कर, मुझे ये खाने से मना किया है, तू भी ये मत खा। सो एक दूसरे को आपस में मिला लेते हैं और उससे फिर वो मिसगाइड होते हैं। उसके बाद जैसे हमने पहले बात की थी सोशल मीडिया, ये अभी जो आपने बात की डॉक्टर साहब वरिश साहब, जो आपने कहा कि इसके नाजरीन यमो फार्मो की इमजन असनिश पेशेंट यवान छाज पात छु यवान तिमन ट्रीटमेंट करने, तो यमन पेशेंटन वन सजेस्ट यी करने आईवीएफ पत मन तो वो कुछ जाए पेशेंट 4 या 5 इन 4 या 5 पेशेंट आव सजेस्ट कर तुम आईवीएफ ट्रीटमेंट दपान डॉक्टर साहब कि यह आईवीएफ ट्रीटमेंट हसा यमिस पेशेंटस हूँ आसान कह तिकाज अत वेरिएशन पज पानी मशवर कर मे वोनुक ये कर ती मे हुमिस वोनुक ये मे कर ती ना, बल्कि जो प्रॉपर गाइडेंस जो है, प्रॉपर गाइडेंस लेनी है। इनकी जो टीम है उनसे इंडिविजुअल लेवल पे अपना अपना तरीका जो इलाज का है वो अलग अलग है। एक पेशेंट को एक हिसाब से गाइडलाइंस है, दूसरे पेशेंट को दूसरे हिसाब से गाइडलाइंस है, तीसरे पेशेंट को तीसरे हिसाब से। अब ये उनको ही मालूम होता है जो इसके माहिर होते हैं, जो इसके डॉक्टर्स होते हैं, जिनके पास इस पेशेंट की फाइल होती है, जिन्होंने नोट करके किया होता है कि आया इस पेशेंट में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सी हिदायत है। तो डॉक्टर साहब आप आगे बात कर रहे थे तो क्या सो मेरा जब भी ऐसे कपल्स के साथ सामना होता है तो ये देखा जाता है कि कपल जो सेल्फ कंसल्टेशन करते हैं, अपने साथ जो हो रहा है उसकी हिदायतें वो दूसरे पेशेंट को भी दे देता है, दूसरा पेशेंट भी उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। हालांकि कई कपल्स में सेम चीज़ की ज़रूरत नहीं होती जी। किसी में यूट्रस की प्रॉब्लम है, किसी में एग्स की प्रॉब्लम है, किसी में स्पर्म की प्रॉब्लम है, किसी में हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, किसी में ब्लड प्रेशर है, किसी में शुगर है। सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, हर एक की बॉडी डिफरेंट है, तो उनको सेम गाइडलाइंस पे आईवीएफ नहीं किया जा सकता। आईवीएफ के लिए भी गाइडलाइंस डिफरेंट पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को किन गाइडलाइंस के साथ आईवीएफ किया जाना चाहिए। गाइडलाइंस के हवाले से बिल्कुल तफसील से आप बात करेंगे। नाजरीन ये वज अस्तानी ब्याह कत सो गई ये कत कि यम कत गई वजाहत कि यह जन आम मिथ मतलब शोश फैलावन वन अगर IUI करो IVF करो तो यह सही, यह अमिस सुन बच्चा आसान, तो ये गई बिल्कुल वजाहत सान इतन का, चूँकि निशन नज़र और ये बिल्कुल जिस तरीके से ये बता रहे हैं उसमें बिल्कुल ताल्लुक़ है
मियाँ बीवी का, इसी मर्द का, इसी औरत का कहीं पे कोई दूसरी चीज़ का अमल दखल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपस में सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर के पास जो कंसर्न डॉक्टर होगा उससे सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है। अभी जो डॉक्टर वरी साहब, वक्त हमारे पास कम है इस एपिसोड के हवाले से, तो जो अभी आप गाइडलाइंस के हवाले से बात करते हैं तो किस तरह की हिदायत होती है? देखिए, मेरा तो हमेशा कपल्स को ये होता है कि अगर किसी कपल को का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई एप्रीहेंशन है, कोई शक है, दवाइयों के बारे में अगर कुछ पूछना है, कुछ गाइडलाइंस के बारे में पूछना है, तो उनको डॉक्टर से ही पूछना चाहिए। दूसरे पेशेंट से उनको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, मिस गाइडेंस मिलेगी। जी दूसरा पेशेंट हमेशा अपनी सोच से उनको मिस गाइड ही करेगा, क्योंकि जी उसको नॉलेज नहीं है कि इस पर्टिकुलर कपल में किस चीज़ की ज़रूरत है आईवीएफ के बाद, किस चीज़ की ज़रूरत है आईवीएफ के दौरान, और किस चीज़ की ज़रूरत है आईवीएफ से पहले। सो आईवीएफ से पहले क्या होना है, आईवीएफ के दौरान क्या होना है, आईवीएफ के बाद क्या होना है, इसकी हिदायतें जो हैं वो हॉस्पिटल से ली जाएं, डॉक्टर से ली जाएं। एक दूसरे से मशवरा करने से कई बार नुकसान होता है, और कश्मीर में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। मैंने ये ज़्यादा देखा है, पेशेंट आपस में एक दूसरे से कंसल्टेशन करते हैं, एक दूसरे से मशवरा करने के बाद अपना टोटल जो मेडिसिन है उसको कई बार उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, और उससे उनको नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो जो डाइट गाइडलाइंस हैं, जो खाने पीने की हिदायतें हैं, जो दवाइयों की हिदायतें हैं, आईवीएफ के बाद जो परहेज़ की हिदायतें हैं, वो जिस तरीके से हॉस्पिटल उनको दे, उनके लिए वही बेटर है। बाहर से सुन के अपना ट्रीटमेंट ख़राब करा लेना एक अच्छी बात नहीं होती किसी भी कपल के लिए, और कई बार हमने बहुत सारे कपल्स में नुकसान होते भी देखा है। जी, तो नाज़रीन, अत मौजूद न्यूकी यूजन यमो वोन के काम हिदायत चाहे IOF मतलब करने ब्रोह, IVF करने ब्रोह या IVF करने पत, इस सिलसिले में भी अगले शुमारे में बात होगी। आपने ज़रूर एक बात सुनी होगी जिसको कहते हैं कि क्वेश्चन लफ्ज़न में बनो नीम हकीम को ख़तरे जान। हम इसको थोड़ा ट्रांसलेट करेंगे कि अगर हसा का नस्प तबीब नस्प हकीम खतरे जान, यानी इंसान जानस पे खतरा आसान, यानी गो कि मशवर तमिस नफरस कुन कि यमिस कुन किस्म पत सिलसिलस में नॉलेज आह। नीम हकीम 50% डॉक्टर, जान के लिए ख़तरा है। ये हमारे कहने का ये एक कहावत है जो आम कही जाती है। तो इसी तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने भी हमें समझाया, तो किस तरह से गाइडलाइंस पे हमें बात करनी चाहिए। तो डॉक्टर वरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जानकारी दे दी। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।